Uh, Welcome students, this is Dr. Aftab Ansari and this is your new video lecture of microbiology. Today we are going to discuss about spirochetes. Spirochetes, the group of spiral shaped bacteria belong to spirochetes. ये एक ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कुछ स्पाइरल शेप के होते हैं, कुछ सर्पिलाकार के होते हैं, इसको हम स्पाइरल शेप कहते हैं। ऐसे बैक्टीरिया होते हैं ये, और ये बिलोंग करते हैं स्पाइरोकीटेल्स ऑर्डर के हैं। किस ऑर्डर से बिलोंग करते हैं ये? स्पाइरोकीटेल्स से। इलोंगेटेड मोटाइल एंड प्रेजेंस ऑफ इंडोफिलेजिला। और इसमें एक खास बात क्या है कि इसमें इलोंगेटेड होते हैं ये, कुछ ये लंबे होते हैं, सर्पिलाकार होते हैं, एंड प्रेजेंस ऑफ एंडोफिलेजिला। एक खास बात होती है स्पाइरोकीट्स में, इसमें एंडोफिलेजिला पाया जाता है। एंडोफिलेजिला का मतलब इसमें जो आउटर जो इसकी सेल वॉल होती है, उन दो सेल वॉल के बीच में इसमें फ्लेजिला पाया जाता है, और ऐसे फ्लेजिला को हम बोलते हैं इंडोफिलेजिला। ये मूवमेंट में हेल्प करता है इस बैक्टीरिया के, मगर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इस स्पाइरोकीट्स का, जो कि फ्लेजिला जो है ये आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन जो सेल वॉल है उसके बीच का स्ट्रक्चर होता है एंडोफ्लेजिला। वहाँ पे फ्लेजिला लगे होते हैं और इस वजह से इसको बोलते हैं इंडोफ्लेजिला। यहाँ पे लिखा हुआ सिचुएटेड इन बेड बिन आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द सेल वॉल। इसमें जो आउटर मेम्ब्रेन है सेल वॉल का, उनके बीच में जो है फ्लेजिला सिचुएटेड होता है, और इसलिए इसको बोलते हैं इंडोफ्लेजिलेट ऑफ द सेल वॉल associated with locomotion. Or as you know that the flagella is the locomotory organ and concerning with the locomotion. So this endoflagella is directly concerned with the locomotion. Means कि ये जो endoflagella है ये मूवमेंट में या कह सकते हैं लोकोमोशन में इसके लिए हेल्पफुल होता है, बट एग्जैक्ट मैकेनिज्म इज अननोन। बट हाउ this endoflagella perform their function while spirochete मूविंग इज अननोन। ये कैसे इंडोफ्लेजिला परफॉर्म करता है अपना फंक्शन जब ये स्पाइरोकीट मूव करता है, तो ये इसका एग्जैक्ट मैकेनिज्म क्या है इस फ्लेजिला का, कैसे ये मूवमेंट देता है इस बैक्टीरिया को, ये चीज़ अभी कंफर्म नहीं है। इसके बारे में अच्छी नॉलेज अभी नहीं मिल पाई है। और इस स्पाइरोकीट्स की बात करते हैं तो स्पाइरोकीट्स में एक इम्पॉर्टेंट जीनस है ट्रिपोनीमा। इसको बोलते हैं ट्रिपोनीमा, और ये ट्रिपोनीमा जो है इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट जीनस। ये ट्रिपोनीमा जो है इसी स्पाइरोकीट्स का एक इम्पोर्टेंट जीनस है, जिसको हम ट्रिपोनीमा बोलते हैं। और ये कॉज करता है, जीनस कॉजेज इम्पोर्टेंट ह्यूमन डिजीज़, और बहुत सारे इम्पोर्टेंट ह्यूमन डिजीज़ को कॉज करता है ये। और इसमें एक हम आपको अभी आगे चल के बताएंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज़ कॉज करता है जिसको हम सिफिलिस बोलते हैं। ये मेल और फीमेल ह्यूमंस में मेल और फीमेल दोनों में डिजीज़ कॉज करता है, जिसको हम सिफिलिस बोलते हैं। इसके बारे में आपको हम आगे बताएंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं थोड़ा सा ट्रिपेनोमा के बारे में। तो ट्रिपेनोमा की बात करते हैं यहाँ पर। ये तो एक स्पाइरोकीट्स है, ये पूरी फैमिली है इसकी, और स्पाइरोकीटेल्स इसका ऑर्डर था। अब उसी स्पाइरोकीट्स का जो एक इम्पोर्टेंट जनरा है जिसको ट्रिपोनीमा कहते हैं, और यही कॉज करता है सिफिलिस डिजीज़। तो थोड़ा सा इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं पहले। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो ट्रिपोनीमा है, ये ट्रिपोनीमा सिलेंडर थ्रेड होता है। ये सिलेंडर थ्रेड का मतलब है, सिलेंडर का मतलब पतला होता है ये, और कुछ ये धागे नुमा संरचना में होता है, पतला धागे नुमा, और स्पाइरली स्ट्रक्चर में होता है, स्पाइरल स्ट्रक्चर में होता है ये, विथ पॉइंटेड और राउंडेड एंड्स। इसका जो माउथ होता है और इसकी जो टेल होती है वो कुछ पॉइंटेड कह सकते हैं, या कुछ टेपरिंग एंड होता है इसका। मीन्स कि कुछ पॉइंटेड या नुकीला कह सकते हैं, इसका माउथ वाला एंड और इसका टेल वाला एंड दोनों। एंड द पैथोजेनिक, और ये पैथोजेनिक होता है, मीन्स कि डिजीज़ प्रोड्यूस काज कर सकता है ये। एंड कमेंसल ऑफ माउथ, और ये कहाँ पे पाया जाता है, कहाँ पे मोस्टली कमेंसल होता है ये? कमेंसल ऑफ माउथ में पाया जाता है, इंटेस्टाइन में पाया जाता है, एंड जेनाइटेलिया और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में भी ये पाए जाते हैं, जिसको हम जेनेटेलिया के रूप में जानते हैं। और फिर लिखा है यहाँ पे द ट्रिपोनीमा पैलिडम, एक ट्रिपोनीमा, चूँकि ये ट्रिपोनीमा इज ए जीनस एंड पैलिडम इज ए स्पीसीज। ट्रिपोनीमा पैलिडम जो कॉज करता है इज ए कॉजेटिव एजेंट ऑफ सिफिलिस। सिफिलिस कॉज करने का काम कौन करता है? ट्रिपोनीमा
पैलिडम, यही एक स्पीसीज है जो कि सिफिलिस डिजीज़ कॉज करती है। मैंने आपको पहले बताया था कि स्पायरोकीट्स में एक मेंबर है जिसको हम ट्रिपोनीमा कहते हैं, वो एक जीनस है, और उस जीनस का पैलिडम स्पीसीज ट्रिपोनीमा पैलिडम विच इज़ द कॉजेटिव एजेंट ऑफ syphilis. Syphilis is a serious disease of men, or you can say the human beings. This disease is concerning with the male and female both in the humans. Now come to the point of its morphology. Morphology आप जानते हैं morphology क्या है, कि ये कैसा दिखता है, मैंने आपको पहले बताया ही है। तो ये जो बैक्टीरिया है ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है ये, और थिन होता है, पतला होता है, और स्पाइरल डेलिकेट, काफ़ी सॉफ्ट होता है, और स्पाइरल होता है। स्पाइरल मतलब सर्पिलाकार, कुछ जैसे सांप कहीं बना होता है, चलने का उसका जो एक अपना एक मूवमेंट होता है उसी को बोलते हैं स्पाइरिला या स्पाइरल बोलते हैं उसको। ये डेलिकेट होता है, मोटाइल होता है, मतलब इसमें इंडोफ्लेजला पाया जाता है, और इंडोफ्लेजला पाया जाता है तो इसका मतलब इसमें फ्लेजला है तो इसमें मूवमेंट होगा ही होगा। फिर दूसरी बात यहाँ पे करते हैं कि ये मोटाइल होता है और 10 स्पाइरल्स होते हैं। जो इसमें जो एक सर्पिलाकार का स्ट्रक्चर बनता है, एक स्पाइरल स्ट्रक्चर बनता है, उसमें पूरे लेंथ में इसका जो एक इसकी जो बॉडी है इस बैक्टीरिया की, तो इस बैक्टीरिया की बॉडी में देखेंगे हम तो 10 जो है टेंट्स पाए जाएंगे। स्पाइरल जो सर्पिलाकार बनता है इसकी पूरी बॉडी में वो 10 होगा लगभग। और विजिबल अंडर डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी, एक स्पेशल टाइप की माइक्रोस्कोपी है, एक माइक्रोस्कोप है, इसको हम बोलते हैं डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी। उस डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी से इसको ऑब्जर्व किया जा सकता है या देखा जा सकता है। पजेस पेप्टाइडोग्लाइकैन, और इसमें क्या होता है, इसकी जो सेल वॉल होती है उसमें पेप्टाइडोग्लाइकैन पाया जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है पजेस पेप्टाइडोग्लाइकैन सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकैन पाया जाता है। एंड ट्राइलैमिनार, और ट्राइलैमिनार इसका जो सेल वॉल है ट्राइलैमिनार है। ट्राइलैमिनार का मतलब होता है 3 लेयर पाई जाती हैं इसके सेल वॉल में। कौन कौन से लेयर होती हैं? एंडोडर्म है, मेसोडर्म है और एक्टोडर्म। एंडोडर्म जो होगा वो सबसे अंदर का होगा, मेसोडर्म जो होगा वो उसके ऊपर का होगा, और सबसे जो बाहर जो लेयर होगी उसको हम क्या बोलेंगे? एक्टोडर्म। तो यहाँ पर एंडोडर्म है, मेसोडर्म और एक्टोडर्म है, और इन्हीं तीनों लेयर से मिलकर के इसका सेल वॉल बनता है जिसको हम ट्राइलैमिनार बोलते हैं। और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसकी जो सेल वॉल होती है बाउंडेड साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, और इसमें जो है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन होता है इसमें। 4 एंडोफ्लेजला, और इसमें एंडोफ्लेजला पाया जाता है। मैंने पहले ही आपको बताया था कि इसमें 4 एंडोफ्लेजला पाए जाते हैं, फाउंड इन बिटवीन द सेल वॉल। सेल वॉल के बीच में पाए जाते हैं, ये 2 सेल वॉल के बीच में पाए जाते हैं। और एक स्पेशल टाइप का फ्लेजला होता है इसमें, जिसको हम क्या बोलते हैं? इंडोफ्लेजला बोलते हैं। तो इसकी ये मार्फोलॉजी हो जाती है। और हम दूसरा जो इसका इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, पॉइंट होता है इस स्पायरोकीट का या ट्रिपोनीमा पैलिडम का, तो इसमें हम देखते हैं इसका कल्चर कैरेक्टरिस्टिक्स। कल्चर कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है कि इन विच एनवायरनमेंट दे कैन ईजिली ग्रो, ऐसे कौन सा एनवायरनमेंट है जिसमें आसानी से ये डेवलप किया जा सकता है इसको, या ग्रो कराया जा सकता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन नॉट ग्रो ऑन आर्टिफिशियल मीडियम। ये किसी हम आर्टिफिशियल मीडियम में हम चाहें तो ये इसको हम ग्रो नहीं करा सकते हैं। बट नॉन पैथोजेनिक स्ट्रेन्स, इसके कुछ नॉन पैथोजेनिक स्ट्रेन्स भी होते हैं। पैथोजेनिक स्ट्रेन्स का मतलब कि ऐसे बैक्टीरिया दे हैव द कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस द डिजीज, दे आर कॉल्ड एज द पैथोजेनिक स्ट्रेन्स। एंड दोज स्ट्रेन्स हु हैव नो एबिलिटी टू प्रोड्यूस डिजीज दे आर कॉल्ड एज द नॉन पैथोजेनिक स्ट्रेन्स। तो इसके जो नॉन पैथोजेनिक स्ट्रेन्स हैं, जैसे इसको हम रीटर स्ट्रेन भी बोलते हैं, ये इसको हम ग्रो करा सकते हैं, कैन ग्रो इनटू ग्लाइकोलेट मीडियम। ग्लाइकोलेट मीडियम में इसको हम ग्रो करा सकते हैं। और उस ग्लाइकोलेट मीडियम में क्या होना चाहिए? सीरम होना चाहिए, कंटेनिंग सीरम। तो ये जो नॉन पैथोजेनिक है वो तो ग्रो कर जाएगा, मगर जो पैथोजेनिक स्पीसीज होगी वो ग्रो नहीं करेगी। तो कल्चर कैरेक्टरिस्टिक की बात हमने पढ़ ली यहाँ पे कि ये आसानी से ग्रो नहीं करता है, या आउटर किसी भी मीडियम में, आर्टिफिशियल मीडियम में ये हम इसको ग्रो नहीं करा सकते हैं। कहने का मतलब यही है कि दिस बैक्टीरिया कैन नॉट ग्रो इन द लेबोरेटरी में इसको हम ग्रो नहीं करा सकते हैं। फिर यहाँ पर दूसरी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस स्पायरोकीट की, या कह सकते हैं कि स्पायरोकीट का एक जो आपका ट्रिपोनीमा पैलिडम स्पीसीज है उसका एंटीजेनिक स्ट्रक्चर क्या होता है। तो यहाँ पे खास बात है कि एंटीजेनिक स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और
आपके एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है एंटीजेनिक स्ट्रक्चर। और ये पूरा जो आपका ये सिफिलिस कॉज करने वाला ट्रिपोनिमा पैलिडम है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस ट्रिपोनिमा पैलिडम का हम एंटीजेनिक स्ट्रक्चर जानेंगे कि कौन से इसमें एंटीबॉडीज़ हैं, सॉरी कौन से इसमें एंटीजन्स ये प्रोड्यूस करता है और डिजीज़ कॉज करने के लिए, तो उसी को हम बोलते हैं एंटीजेनिक स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे लिखा हुआ इट्स एंटीजेनिक स्ट्रक्चर आर कॉम्प्लेक्स। और इस ट्रिपोनिमा पैलिडम की जो एंटीजेनिक स्ट्रक्चर होती है काफ़ी कॉम्प्लेक्स टाइप की होती है ये। एंड 3 एंटीबॉडीज़ हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड, और इसके 3 प्रकार के एंटीबॉडी को रिकॉग्नाइज किया गया है इन दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंड्यूस्ड इन्फेक्शन, और जो कि क्या करता है कि इन्फेक्शन को ये इंड्यूस कराता है। तो इसमें 3 प्रकार के एंटीबॉडीज़ होते हैं। कौन कौन से देखो यहाँ पे एक रेजिन बॉडी है, रेजिन एंटीबॉडी। पहला क्या है, रीजिन एंटीबॉडी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अभी आपको फिर आगे मिलेगा ये। रिएक्ट्स इन स्टैंडर्ड एंड नॉन स्पेसिफिक टेस्ट। और इसमें क्या है कि जब ये जो एंटीबॉडी जो मिलता है ये इसमें जो ये बनाता है रेजिन एंटीबॉडी, ये रिएक्ट्स इन स्टैंडर्ड एंड नॉन स्पेसिफिक टेस्ट। स्टैंडर्ड या नॉन स्पेसिफिक टेस्ट, इसको हम आगे आपको बताएंगे कि क्या है ये। टेस्ट फॉर सिफिलिस, और अगर सिफिलिस का हम एक नॉन स्पेसिफिक टेस्ट करते हैं या स्टैंडर्ड टेस्ट करते हैं तो उसमें इस रेजिन एंटीबॉडी का रिएक्शन देखने को मिलता है। और इसमें जो नॉन स्पेसिफिक जो हम टेस्ट करते हैं या सिफिलिस के लिए, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट आपका है VDRL टेस्ट। VDRL टेस्ट को हम क्या बोलते हैं, वेनरल डिजीज़ रिसर्च लेबोरेटरी। ये एक तरीका है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिटेक्ट करने का, इसको हम VDRL टेस्ट बोलते हैं। तो VDRL टेस्ट में हम इस एंटीबॉडी को डिटेक्ट कर सकते हैं जिसको हम रेजिन एंटीबॉडी कहते हैं। और वासरमैन एक प्रोसेस है, वासरमैन टेस्ट भी कर सकते हैं, कॉन टेस्ट भी कर सकते हैं, और ये सब VDRL है, वासरमैन है, कॉन टेस्ट है। इन सब से हम जो है इस रेजिन एंटीबॉडी का पता लगा सकते हैं कि उसमें है या नहीं है। एंड एंटीजन यूज फॉर दिस आर कार्डियोलिपिन। और इसमें क्या करते हैं कि हम एक इम्पॉर्टेंट क्या करते हैं कि रेजिन एंटीबॉडी का पता लगाने के लिए क्या करते हैं कि एक कार्डियोलिपिन यूज़ करते हैं। कार्डियोलिपिन का मतलब है कि इसको इस रेजिन एंटीबॉडी को रिएक्ट कराने के लिए हमको कोई एंटीजन चाहिए। तो एंटीजन कौन सा यूज़ करते हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए, कार्डियोलिपिन टू टेस्ट द रेजिन एंटीबॉडी। लिखा है रेजिन एंटीबॉडी को टेस्ट करने के लिए हम कार्डियोलिपिन लेते हैं, जो कि एक प्रकार का क्या होता है, ये एंटीजन होता है। फिर दूसरी बात हम यहाँ पे करते हैं कि इसमें यहाँ पे है कि एंटीबॉडी अगेंस्ट ग्रुप एंटीजन। यहाँ पर एंटीबॉडी और भी एंटीबॉडी बनता है जिसको हम ग्रुप एंटीबॉडी अगेंस्ट ग्रुप एंटीजन बोलते हैं इसको। तो इसमें क्या होता है, फाउंड इन द ट्रिपोनिमा पैलिडम एज वेल एज नॉन पैथोजेनिक स्ट्रेन। सो ये क्या होता है, ये है फाउंड इन द ट्रिपोनिमा पैलिडम। ट्रिपोनिमा पैलिडम में भी पाया जाता है, और ट्रिपोनिमा की दूसरी जो स्ट्रेन्स हैं या दूसरी जो स्पीसीज है जो कि नॉन पैथोजेनिक है, उसमें भी ये एंटीजन पाया ही जाता है, और दूसरे नॉन पैथोजेनिक स्ट्रेन्स में भी। और तो इसी को हम बोलते हैं एंटीबॉडी अगेंस्ट ग्रुप एंटीजन। तो ये भी पाया जाएगा और आगे हम इसके बारे में बताएंगे आपको। और एक एंटीबॉडी और भी है, और इसको बोलते हैं एंटीबॉडी अगेंस्ट स्पीसीज स्पेसिफिक एंटीजन। स्पीसीज एक स्पीसीज स्पेसिफिक जो है एंटीजन होता है ये। ऐसा एंटीबॉडी मिलता है जो कि अलग अलग स्पीसीज में पाई जाती है। वो सब वो स्पेसिफिक कह सकते हैं कि स्पेसिफिक जो स्पायरो ट्रिपोनिमा होगा उसमें पाया जाता है ये वाला एंटीबॉडी। सब में नहीं पाया जाएगा, सब में एक ही टाइप का नहीं होगा, सब में अलग अलग टाइप के होंगे, इसलिए इसको बोलते हैं स्पीसीज स्पेसिफिक एंटीजन। ये हर अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग टाइप का एंटीजन पाया जाएगा, दैट इज़ बायोकेमिकली पॉलीसैकेराइड। और ये एंटीजन कैसा होता है, इसको हम बोलते हैं पॉलीसैकेराइड बोलते हैं। और इसका फिर अभी हम जब लैब डायग्नोसिस करेंगे तो इसके बारे में आपको हम बताएंगे कि कैसे इसको हम डिटेक्ट करेंगे। तो फिर यहाँ पर अब दूसरी बात आती है यहाँ पे आपका पैथोजेनेसिस।
ये तो बात हो गई आपकी कि कैसे इसकी मार्फोलॉजी क्या है, कल्चर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एंटीजेनिक स्ट्रक्चर्स क्या हैं। तो एंटीजेनिक स्ट्रक्चर्स में मैंने बताया आपको कि 3 तरीके की एंटीबॉडीज़ इसमें पाई जाती है। रीजन एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी अगेंस्ट ग्रुप एंटीजन है, और एंटीबॉडी अगेंस्ट स्पीसीज स्पेसिफिक एंटीजन। ये 3 तरीके का इसमें एंटीजेनिक स्ट्रक्चर है ये। और नेक्स्ट हम चलेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस का मतलब कि हाउ दिस ट्रिपोनिमा प्रोड्यूसेस द डिजीज़ इनसाइड द ह्यूमंस। तो मैंने बताया था आपको कि जो ये ट्रिपोनीमा पैलिडम है, ये एक स्पेसिफिक डिजीज़ कॉज करता है ह्यूमन बींग्स में, मेल और फीमेल दोनों में डिजीज़ कॉज कर सकता है ये, या कॉज करता ही है। इसको हम सिफिलिस बोलते हैं। और ये जो सिफिलिस डिजीज़ होता है कि ये एक वेनरल डिजीज़ होता है। वेनरल डिजीज़ होता है, एक वेनरल डिजीज़ है एक्वायर्ड बाय द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, और ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड भी होता है। और इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो सबसे इसके जो सिफिलिस के जो अलग अलग टाइप्स हैं इसके डिजीज़ के, तो 2 टाइप्स होता है। एक तो ये है टाइप में एक एडल्ट में होता है, और दूसरा जो इसमें डिजीज़ प्रोड्यूस होता है कंजेनाइटल होता है, ये बच्चों में होता है। तो इसको हम बोलते हैं कंजेनाइटल, और इसको हम बोलते हैं एडल्ट। और एडल्ट में जो ट्रांसफ़र होता है डिजीज़ का सिफिलिस, वो सेक्सुअली रूट से, वो वेनरल डिजीज़ है ये, और वेनरली ये ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम वन टू अदर। तो इसको हम बोलते हैं वेनरल होता है या सेक्सुअल रूट होता है, और सेक्सुअल रूट से ट्रांसफ़र भी होता है एक से दूसरे में। और यहाँ पे जो दूसरा हमने बताया था आपको सिफिलिस का जो दूसरा तरीका है, जो दूसरा टाइप है, वो है कंजेनाइटल। कंजेनाइटल में क्या होता है, इसमें वर्टिकल ट्रांसफ़र होता है। वर्टिकल ट्रांसफ़र का मतलब दैट इज़ द मदर टू द फीटस, या इसको हम कह सकते हैं कि अक्वायर्ड होता है ये। मीन्स कि इफ़ द मदर इज़ इन्फेक्टेड बाय द सिफिलिस, देन it may transfer from the mother body to the developing child inside the body, then it is called as the congenital। और इसके बारे में हम आपको बाद में डिस्कस करेंगे, अभी नहीं। तो सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि जो एडल्ट्स में होता है उसमें एडल्ट्स में जो ये सिफिलिस डिजीज़ कॉज करता है, इसके 4 स्टेजेस होते हैं। इसके कितने स्टेजेस होते हैं? 4 स्टेज। अरे इसके जो डिजीज़ कॉज करता है एडल्ट्स में, ये 4 स्टेज में कॉज करता है। चारों के अलग अलग नाम हैं और चारों के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और उसमें सिम्टम्स भी अलग अलग सबके हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं एडल्ट्स में जो पहला स्टेज है, जिसको हम प्राइमरी सिफिलिस भी बोलते हैं। तो प्राइमरी सिफिलिस में क्या होता है, इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स कैंकर, इसमें कैरेक्टरिस्टिक कैंकर बन जाता है। कैंकर का मतलब कुछ जहाँ पे इन्फेक्शन होता है, स्किन वगैरह इसकी हार्ड हो जाती है, कुछ रफ टाइप की हो जाती है। कैरेक्टरिस्टिक कैंकर डेवलप्ड एट द साइट ऑफ एंट्री, जहाँ से ये ट्रिपोनीमा एंट्री करता है उस पूरे जगह पर क्या हो जाता है, एक हार्ड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेता है, जिसको हम कैंकर बोलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक कैंकर डेवलप एट द साइट ऑफ एंट्री, जहाँ से एंट्री करता है ये इन्फेक्शन, वहाँ पे ऐसा कॉज कर सकता है। या कह सकते हैं पेनलेस सुपरफिशियल अल्सरेटेड। और पेनलेस होता है वो इन्फेक्शन जहाँ पे करता है, और जहाँ पे कुछ हार्ड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर देता है, जिसको हम कैंकर बोलते हैं इसको। और ये पेनलेस होता है स्ट्रक्चर, और ये स्ट्रक्चर सुपरफिशियल होता है, बहुत ऊपरी होता है, बहुत अंदर तक उसका इन्फेक्शन नहीं होता, इसलिए इसको सुपरफिशियल बोलते हैं। और अल्सरेटेड लीसन होता है, जैसे कि थोड़ा सा घाव टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है वहाँ पे, इसको हम अल्सरेटेड लीसन बोलते हैं। द कैंकर इज़ कवर्ड बाई थिक एक्सुडेट। और ये जो कैंकर बन जाता है, एक मोटी परत बन जाती है जो, तो इसके ऊपर एक एक्सुडेट, कुछ लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर इसके ऊपर जो है मोटी सी परत बन जम जाती है इस कैंकर के ऊपर, रिच इन स्पायरोकीट। और वो जो लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर होती है इसके ऊपर, इस कैंकर के ऊपर, उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया या स्पायरोकीट भरे होते हैं। स्पायरोकीट का मतलब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ट्रिपैनोमा पैलिडम की बात कर रहे हैं। तो वहाँ पर ट्रिपैनोमा पैलिडम उस एक्सुडेट में ढेर सारे भरे होते हैं। और फिर होता क्या है, रिजल्टिंग यहाँ पे बताया गया कि रिजल्टिंग रीजनल लिम्फ नोड स्वेलिंग, और उस जगह पे जो लिम्फ नोड्स होंगी वो कुछ स्वेलिंग कर जाएंगी, फूल जाएंगी, एंड हील्स। और धीरे धीरे ये जो प्राइमरी सिफिलिस की बात करते हैं, ये अपने आप जो है 10 से 40 दिन में हील्स इन 10 to 40 डेज विदाउट ट्रीटमेंट। अगर ट्रीटमेंट नहीं भी देते हैं तो वो लीसन और जो कैंकर का फॉर्मेशन हुआ है वो धीरे धीरे 10 से 40 दिन के अंदर वो अपने आप ख़त्म हो जाएगा।
लेकिन होता है क्या चीज़ है, बट में इंटर्स इनटू द सेकेंडरी स्टेज। लेकिन क्या होगा कि अपने आप ख़त्म तो हो सकता है, वो चीज़ तो ख़त्म होगा, मगर ये सेकेंडरी स्टेज में पहुंच जाएगा, सेकेंडरी स्टेज में पहुंच जाएगा, जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी सिफिलिस। तो ये तो बात हो गई प्राइमरी सिफिलिस की, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है ये कैंकर का फॉर्मेशन कर लेता है, और ये पेनलेस होता है, और बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम तो इससे नहीं होती है, मगर अपने आप ठीक भी हो जाता है। और हो सकता है कि ये ठीक होने के बाद भी ये सेकेंडरी सिफिलिस में सेकेंडरी सिफिलिस के स्टेज में ये एंट्री कर जाए। तो दूसरे स्टेज में हम बात करते हैं, यहाँ पे लिखा है सेकेंडरी सिफिलिस। सेकेंडरी सिफिलिस में क्या होता है, सिफिलिस का दूसरा स्टेज है, एडल्ट में होता है। ये लिखा हुआ यहाँ पे कि अकस 1 to 3 months आफ्टर हीलिंग प्राइमरी लीसन। जब प्राइमरी इन्फेक्शन जो कि कैंकर का फॉर्मेशन हो गया था, जब वो ख़त्म हो जाता है और वो चीज़ें उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक जो लेसन्स बन जाती हैं, जो घाव बन जाती हैं ऊपर से, जो जो निशान बन जाता है जिसको लेसन बोलते हैं, जब वो समाप्त हो जाता है, तो उसके समाप्त होने के बाद बताया गया है कि उस लेसन के प्राइमरी सिफिलिस के समाप्त होने के लगभग 1 से 3 मंथ के बाद सेकेंडरी सिफिलिस का डेवलपमेंट होता है इनसाइड द बॉडी, एंड ड्यू टू इंक्रीज एंड मल्टीप्लाई ऑफ स्पायरोकीट। और क्या होता है कि इसमें जब बॉडी के अंदर स्पायरोकीट या ट्रिपोनीमा पैलिडम जब भरा रहता है, तो उसमें वो अपने नंबर्स में इंक्रीज़ कर जाता है, क्योंकि उसमें रिप्रोडक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता रहता है, जिससे उसकी संख्या बॉडी के अंदर बढ़ जाती है, रीचेस टू द होल ऑफ द बॉडी। और फिर क्या करता है कि वो जहाँ पे एंट्री किया था वहाँ ही नहीं, बल्कि पूरे बॉडी में वो पहुँच जाता है थ्रू ब्लड के थ्रू वो पूरे बॉडी में पहुँच जाता है। और कॉन्सिक्वेंस पॉपुलर स्किन रैशेज़, और बॉडी में क्या होता है ना, रैशेज़ हो जाती हैं स्किन पे, म्यूकस पैचेस इन ओरोफैरिंग्स। ओरोफैरिंग्स में म्यूकस पैचेस बन जाती हैं। ओरोफैरिंग्स का मतलब होता है मिडिल पार्ट ऑफ द फैरिंग्स, दैट इज़ जस्ट बिहाइंड द माउथ। माउथ के तुरंत नीचे हम बात करते हैं, उसको हम ओरोफैरिंग्स बोलते हैं। तो वहाँ पे क्या होगा ना, म्यूकस की पैचेस बन जाएंगी वहाँ पर, एंड दिस इज़ द मोस्ट इन्फेक्शस स्टेज। और ये जो है सेकेंडरी सिफिलिस का, सेकेंडरी सिफिलिस जो होता है ये सबसे ज़्यादा इन्फेक्शस स्टेज का होता है। तो इसकी ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर थी। अब हम चलते हैं दूसरे स्टेज में, जिसको हम बोलते हैं लैटेंट स्टेज। लैटेंट स्टेज, लैटेंट स्टेज में क्या होता है कि इसमें पीरियड ऑफ क्विसेंस, इसको पीरियड ऑफ क्विसेंस भी बोलते हैं, दैट इज़ एसिम्प्टोमेटिक। जब ये लैटेंट स्टेज की बात करते हैं तो ये एसिम्प्टोमेटिक होता है, इसमें सिम्टम नज़र नहीं आते इन्फेक्शन के, एंड डायग्नोसिस ओनली बाय द सीरोलॉजिकल टेस्ट। ये सीरोलॉजिकल टेस्ट से ही जाना जा सकता है कि इसमें सिफिलिस की डिजीज़ है या नहीं है, क्योंकि इसमें जो लैटेंट स्टेज है इसमें कुछ आपको दिखाई नहीं पड़ता है, बहुत ज़्यादा सिम्टम नज़र नहीं आते हैं। तो सिर्फ सीरोलॉजिकल टेस्ट करके ही हम जान सकते हैं कि हाँ, अगर वो लैटेंट स्टेज में है तो सीरोलॉजिकल टेस्ट से ही ये जाना जा सकता है कि हाँ इसमें ट्रिपोनीमा पैलिडम है या नहीं है, एंड इट लास्ट फॉर मेनी ईयर्स। और ये जो इसका इस टाइप का इन्फेक्शन है लैटेंट स्टेज वाला, ये कई सालों तक ऐसे रहता है वो, और बॉडी के अंदर हमारे पड़ा रहता है वो। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे टर्सरी सिफिलिस की बात करते हैं। प्राइमरी सिफिलिस हो गया, सेकेंडरी सिफिलिस हो गया, लैटेंट स्टेज हो गया। अब हम बात करेंगे यहाँ पे टर्सरी सिफिलिस की। तो टर्सरी सिफिलिस में क्या होता है, गुमेटा का फॉर्मेशन करता है। गुमेटा एक कैरेक्टरिस्टिक लिसन होता है ऑन द स्किन। गुमेटा का मतलब होता है डेड एंड स्वेलन मास ऑफ द फाइबर। फाइबर लाइक टिश्यू जो है इकट्ठी हो जाती है, डेड एंड स्वेलन मास ऑफ द फाइबर लाइक टिश्यू। फाइबर लाइक टिश्यू इकट्ठे हो जाते हैं कहाँ पे, ऑन स्किन, स्किन पे आ जाएंगे, बोन्स में आ सकते हैं, बोरिंग पेन भी कर सकता है ये, और दैट इज़ कोर्स एट नाइट। और ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा कब कॉज करता है, ये रात के समय में, बट नॉन कैंसरस। मगर ये जो डेड सेल की जो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, ढेर सारे इकट्ठे सेल्स हो जाती हैं, डेड सेल्स बन जाती हैं बोन्स में, स्किन्स में, बोरिंग पेन कॉज करता है, रात में ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है ये, बट ये जो कैंसरस नहीं होते हैं। और विज़न प्रॉब्लम डिजीज़ कॉज कर सकता है ये, जो आपका ये टर्सरी सिफिलिस है, सिफिलिस का जो डिजीज़ टर्सरी स्टेज का होता है, ये विज़न प्रॉब्लम कॉज करेगा, और प्रॉब्लम इन कंट्रोलिंग मसल मूवमेंट
और मसल का जो मूवमेंट है उसको भी एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, मसल का जो मूवमेंट है उसमें कंट्रोलिंग नहीं रह जाती है और डिमेंशिया कॉज कर देगा। दैट इज़ टर्सरी सिफिलिस में डैमेज, तो कह सकते हैं डिमेंशिया कॉज कर सकता है, मसल में प्रॉब्लम कॉज कर सकता है और विज़न प्रॉब्लम कॉज कर सकता है। और कुल मिला के इसमें कह सकते हैं कि जो टर्सरी सिफिलिस है में डैमेज ब्रेन को डैमेज कर सकता है, नर्वस सिस्टम को डैमेज कर सकता है, आई को डैमेज कर सकता है, हार्ट को डैमेज कर सकता है और ब्लड वेसल्स, लीवर को डैमेज कर सकता है, बोन को डैमेज कर सकता है, जॉइंट्स को डैमेज कर सकता है। इतनी जगहों पर इसका इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। द ट्रिपोनीमा सिफिलिस, जो ट्रिपोनीमल सिफिलिस है, में लास्ट फॉर मेनी ईयर्स, और ये बहुत समय तक बॉडी के अंदर ऐसे रहते हैं। अकर्स अबाउट 10 to 30 ईयर्स, और लगभग ये जो ये स्टेज है टर्सरी स्टेज का है, इसके बाद कह सकते हैं कि 10 से 30 सालों तक आफ्टर योर इन्फेक्शन बिगिन, जब से ये शुरू होता है इन्फेक्शन, तो ये सिफिलिस जो है बॉडी के अंदर लगभग 300 साल तक ये हमारे बॉडी में बना रह सकता है। तो यहाँ पे अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि इसमें जो पैथोजेनेसिस है, तो हमने पैथोजेनेसिस में दो चीज़ें पढ़ी। एक तो मैंने बताया कि इसकी जो टाइप्स होती हैं वो दो टाइप्स की होती हैं। एक यहाँ पर है एडल्ट में डिजीज़ कॉज करता है, और दूसरा क्या है कंजेनाइटल, ये बच्चों में डिजीज़ कॉज कर सकता है। और मैंने बताया आपको कि ये जो है एडल्ट में प्राइमरी सिफिलिस। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता रहा था, पहले ही आपको बता दिया था मैंने कि जो एडल्ट में जो इन्फेक्शन होता है वो सेक्सुअली रूट से ट्रांसमिट करता है, मतलब कि फ्रॉम द इन्फेक्टेड टू द हेल्दी वन। तो ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है सिफिलिस, और इसके अलग अलग स्टेजेस होती हैं। और मैंने प्राइमरी सिफिलिस बताया, सेकेंडरी सिफिलिस, लैटेंट स्टेज और टर्सरी सिफिलिस के बारे में बताया। अब आपको हम नेक्स्ट वीडियो में इसका जो रेस्ट पार्ट रहेगा, इसमें कंजेनाइटल रहेंगे, और कंजेनाइटल के साथ साथ इसमें हम आपको लैब डायग्नोसिस, और लैब डायग्नोसिस के बाद फिर इसमें इसके ट्रीटमेंट, ये सब तमाम चीज़ें ट्रांसमिशन के बारे में आपको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताएंगे। इसमें अगर आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इजीली अपने क्लास कोऑर्डिनेटर से या आप हमसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, हम आपको उसके बारे में ब्रीफ कर देंगे। थैंक यू सो मच, और फिर मैं आपको हम फिर बाद में नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे। थैंक यू सो मच।